हेलो साथियों, कैसे हो? मस्त हो? इसी आशा और विश्वास के साथ एक और सेशन में सभी साथियों का मैं संदीप शर्मा व्याख्यान वाणिज्य स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। चर्चा करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही खास है। पिछला जो सेशन था उसमें अपन ने जो आपकी समायोजन प्रविष्टियाँ होती हैं, जिसकी मैंने आपको में चीज़ बताई थी कि भाई व्यय पर आधारित होती है, आय पर आधारित होती है ना, समायोजन होते हैं, आयोजन पे आधारित है। कुल मिला के तरीके के जो आयोजन मैंने आपको बताए थे, जो आपके फाइनल अकाउंट तैयार होने के बाद कोई ऐसी कोई है तो उसमें सुधार करने के लिए समायोजन प्रविष्टियां हैं वो की जाती है। तो तमाम उन टॉपिक पर अपन बात कर रहे हैं लगातार। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि लगातार आप जुड़े रहें। जो जो चीज़ आपको बताई जा रही है उसको आप अपने हिसाब से हैंड्स नोट के थोड़ा सा तैयार करके रखें, क्योंकि अनावश्यक रूप से ये कहें कि बार बार आपको इस सेशन को वॉच करना है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार देखो, आप जो भी चीज़ आपको बढ़िया लगती है उसको हैंड्स नोट में आप कन्वर्ट करो, है ना। सबसे ज़्यादा जो पढ़ने का जो तरीका होता है वो सबसे बेस्ट खुद का होता है। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है? कई बार अपन देखते हैं ना कि कई विद्यार्थी कहते हैं कि भाई मुझे सुबह उठ के पढ़ना अच्छा लगता है, और कई विद्यार्थी कहते हैं कि हमें देर नाइट तक पढ़ना अच्छा लगता है और सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। तो सबका देखो पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है, सबका सोचने का अलग अलग तरीका होता है ना। अपना जो टारगेट है वो ये कि हर चीज़ है वो आप तक पहुँचे। आपके मन में ये नहीं रहे कि ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ी, अगर मैं ये चीज़ पढ़ता तो निश्चित रूप से मेरा भी सिलेक्शन हो सकता था, है ना। आपको हर पॉइंट को तैयार करके जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठो तो आपको ये लगना चाहिए कि सारी चीज़ें वो मेरी क्लियर है। और समायोजन प्रविष्टियाँ है उसमें बहुत ही ज़्यादा खास है। मैंने आपको बताया था कि व्यय के आधार पर आपकी 7 तरीके की जो प्रविष्टियाँ वो होती है ना। आय के आधार पर 3 तरीके की होती है, आयोजन के आधार पर 3 तरीके की होती है, आपकी फिर अन्य है वो आपकी 8 तरीके की होती है। इस तरीके से टोटल है वो 21 तरीके के जो समायोजन है उसके बारे में अपन ने पिछले सेशन में बात की थी। इसके अलावा अपन ने जो आपके आउटस्टैंडिंग होता है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बकाया वे होता है, उसके रिलेटेड भी अपन ने बात की थी। जिन साथियों ने अभी तक उस सेशन को ज्वाइन नहीं किया है उनसे मेरा निवेदन है कि ज़्यादा लंबी चौड़ी क्लास नहीं है। अगर आप 2 की स्पीड में भी वॉच करोगे तो 10 मिनट में आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो आपको मिल जाएंगे। और मैं नहीं ये कहता कि भाई जिसको आता वो समझे, जिसको ये चीज़ क्लियर है वो खुद को जांचने की एक तरीका होता है कि भाई मैंने जो चीज़ पढ़ रखी है और जिस हिसाब से पढ़ रखी है क्या वो उसी तरीके से है या नहीं। अगर वही तरीका है तो बढ़िया चीज़ है, और अगर नहीं है तो अपन देखो कॉमर्स के विद्यार्थी, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो कॉमर्स से रिलेटेड अपने कोई भी आर्ग्यूमेंट होते हैं, कोई भी क्वेश्चन होते हैं, उनको एक मंच के माध्यम से अपन उनको सोल्व करते हैं। ठीक है साथियों, स्टार्ट करेंगे आज सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा वही आपसे निवेदन कि जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं एक और रिक्वेस्ट कर दूं कि अपने साथियों को ये शेयर करते रहो ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े, और ये कॉमर्स का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है वो हम तैयार करें और बढ़िया तरीके से अपन तैयारी करें। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को और देखेंगे एक और महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है उस पर अपन बातें करेंगे। देखो अभी बात करेंगे अपन जो आपका प्रीपेड पूर्व दत्त में है, प्रीपेड एक्सपेंसेज है ना। आप सब ने ये नाम सुना है कि भाई प्रीपेड एक्सपेंसेज क्या होता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो प्रीपेड एक्सपेंसेज है वो आपका व्यक्तिगत खाता होता है। कौन सा? व्यक्तिगत खाता है उसकी श्रेणी में आता है। और अगर व्यक्तिगत में भी बात करें तो आपका प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता है ना, ये प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में ये आता है। लेकिन अगर इजी क्वेश्चन आता है तो ये पूछा जाता है कि भाई प्रीपेड एक्सपेंसेज है वो किस प्रकार का खाता है, तो आपका व्यक्तिगत है। और अगर थोड़ा सा डीपली पूछा जाता है तो वो आपका प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में आता है। सीधी तौर पर परिभाषा अपन याद करना चाहें तो प्रीपेड एक्सपेंसेज वो होते हैं जो अभी तक दे नहीं हुए हैं, यानी ड्यू नहीं हुए हैं, लेकिन हमने उनको अग्रिम चुका दिया है, वो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेज के
यानी अभी तक ये नहीं हुए, हमने अग्रिम चुका दिया है, वो हमारी प्रीपेड में आते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारा जो इंश्योरेंस है, मान लो वो 1 जनवरी को अपन ने चुका दिया है, वो 12 महीने का है ना, दिसंबर तक है। अपना वित्तीय वर्ष कब तक होता है? 31 मार्च तक होता है। तो अपने इस वित्तीय वर्ष से कितने महीने का रिलेटेड है? 3 महीने का रिलेटेड, आगे 9 महीने का हो गया। तो इस वजह से जो 9 महीने का प्रीमियम बचेगा वो आपका असेट्स के रूप में काम में करेगा। ठीक है। अब इसमें और क्या दे रखा है कि व्ययों का पेशगी भुगतान पूर्वदत्त व्यय कहलाता है, यानी अग्रिम, एडवांस। अगर प्रीपेड को अगर एडवांस भी कह देते हैं तो भी आपका संपत्ति का रूप है, वही काम आएगा। तो व्ययों का पेशगी भुगतान पूर्वदत्त व्यय कहलाता है ना। पेशगी यानी पहले से ही भुगतान कर दिया जाता है। पूर्वदत्त व्यय ऐसे व्यय होते हैं, है ना, ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका भुगतान चालू लेखांकन में कर दिया जाता है, यानी जिसका इस वित्तीय वर्ष में कर दिया जाता है, लेकिन वो होते कौन से वर्ष के हैं? अगले वर्ष के, यानी आगे के वर्ष से संबंधित होते हैं। किंतु सेवाएं हैं वो अगले लेखांकन वर्ष में प्राप्त होगी, उनकी सेवाएं वो अगले लेखांकन वर्ष में प्राप्त होंगी, तो वो आपका क्या होगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस कैटेगरी में आएगा। ठीक है। और क्या दे रखा है? पूर्वदत्त व्यय का भुगतान उस वर्ष में कर दिया जाता है जिस वर्ष में अंतिम खाते बनाए जा रहे हैं। अभी बताया कि भाई इंश्योरेंस प्रीमियम है, आज ही अपन जनवरी में पेमेंट कर देते हैं 1 साल के लिए, तो वो दिसंबर तक हो गया, है ना। तो अपन ने क्या कर दिया, जिस वर्ष का लेखांकन या अंतिम खाते तैयार कर रहे हैं उसमें अपन ने भुगतान कर, खाते अपन तैयार कर रहे हैं 24 और 25, जबकि उसका फायदा कब मिलेगा? 25 और 26 में। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जिस वर्ष अंतिम खाते बनाए जा रहे हैं उस वर्ष उसका काम में लिया जाता है, किंतु जिनका संबंध है वो आगामी वर्षों में होता है। इनका जो रिलेशन है वो आगामी वर्ष, है ना। जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि भाई अगला वर्ष 26 है, उसमें उसका बेनिफिट है वो मिलेगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रीपेड एक्सपेंसेज। ठीक है। अब इसमें देखते हैं प्रीपेड को 2 विकल्पों के रूप में काम में लिया जाता है ना। एक तो पहला आपका विकल्प आता है कि प्रारंभिक स्तर पर पूर्वदत्त व्यय को संपत्ति के रूप में लेखा, जो प्रारंभिक स्तर पर ही क्या है, आपके जो प्रीपेड एक्सपेंसेज है उनको अपन संपत्ति मानकर लेखा करते हैं। तो अपने को ध्यान में रखना कि किस तरीके से इसकी प्रविष्टि है वो करनी होती है। ठीक है। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। तो इसमें क्या होता है कि पेशगी, है ना, पेशगी क्या होता है इसमें कि खर्चों का पेशगी भुगतान जिसका लाभ भविष्य में मिलेगा, अतः पेशगी का भुगतान संपत्ति के रूप में होता है। यानी इनका लाभ क्या होगा, इनका लाभ वो भविष्य में मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। इनका लाभ कब मिलेगा? भविष्य में मिलेगा, यानी 1 साल 2 साल बाद इनका लाभ है वो मिलेगा, है ना। 1 साल ही मानने के अगले साल है इनका मिलेगा। नॉर्मली ये होता है कि बहुत सारे लंबे समय के लिए नहीं होता है। वैसे मैं बताऊं, जैसे अपन करते हैं कि जब गाड़ियों की इंश्योरेंस होती है तो आपने देखा होगा वो 2 साल 4 साल 5 साल के लिए भी होती है। तो जो कंपनियां की गाड़ियां होती हैं, एक फर्म में काम करती है, तो उनका भी ऐसा ही सिस्टम माना जाता है ना। तो ये क्या हो गया कि प्रारंभिक स्तर पर पूर्वदत्त को अपन संपत्ति मानेंगे, तो जो शेष राशि है वो संपत्ति के रूप में उसका लेखा किया जाएगा। ठीक है। कैसे? देखो ये एक एग्जाम्पल है, उसको अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि 1 जनवरी को 12 माह का प्रीमियम, 1 जनवरी को 12 माह का प्रीमियम 12,000 का भुगतान किया जाएगा, है ना। नगद भुगतान की प्रविष्टि के अनुसार होगी। तो 1 जनवरी को जब अपन पेमेंट कर रहे हैं, 1 जनवरी को अपन पेमेंट कर रहे हैं, 1 जनवरी को करेंगे तो अपने से पैसा जाएगा तो अपन क्या एंट्री करेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट लियाज टू कैश अकाउंट। ये प्रविष्टि कब होगी? 1 जनवरी को। कब होगी? 1 जनवरी ये प्रविष्टि हो जाएगी प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट या टू कैश। इसके बाद संपत्ति मान रहे हैं तो 31 मार्च को क्या, 31 मार्च को प्रविष्टि हो जाएगी
प्रीमियम अकाउंट, ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। तो पहले अपन ने भुगतान किया है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट या 2PS, ये राशि आ जाएगी आपकी 12,000, है ना। अब 21 मार्च क्योंकि 12,500 प्रीमियम 12,000 रुपए, तो एक महीने का कितना हो गया 1,000, तो जनवरी से मार्च 3 महीने के हो गए, तो कितनी अमाउंट हो गई 3,000, तो 3,000 तो आपके वित्तीय वर्ष के हो गए और बाकी 9,000 बच गए, क्योंकि 12 में से 3,000 आपके वित्तीय वर्ष के हो गए, अगले 9,000 बच गए, वो आपको उस वित्तीय वर्ष की संपत्ति साइड में दिखाया जाएगा, यानी चिट्ठे के संपत्ति साइड में दिखाया जाएगा। 1,000 रुपये जो आपका प्रीमियम था वो आपने चालू वर्ष में वसूल कर दिया, तो 9,000 बचेंगे, उसे अपने चिट्ठे को असेट साइड में शो करना है, क्योंकि वो अभी तक ड्यू नहीं हुआ है और उससे पहले अपन ने भुगतान है वो कर दिया, ठीक है। तो ये कंडीशन आती है कब, जब अपने स्टार्ट में ही उसको संपत्ति के रूप में मानते हैं तब, तो ये कंडीशन हो गई पहली। और दूसरी कंडीशन को ऊपर देखेंगे, सेकंड कंडीशन क्या देती है कि प्रारंभिक स्तर पर पूर्वगत व्यय को व्यय के रूप में लेखा करते हैं, है ना, व्यय के रूप में लेखा करते हैं, तो क्या तो यहाँ पर जो आपकी पहली प्रविष्टि यानी 1 जनवरी को क्या प्रविष्टि है, क्योंकि यहाँ पर भी अपन व्यय मान रहे हैं, खर्चा मान रहे हैं, तो भुगतान की प्रविष्टि तो हो जाएगी आपकी, क्या होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट DR टू कैश कर रहे हैं 12,000, तो 12,000 की प्रविष्टि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट या टू कैश 12,000, तो 12,000 की प्रविष्टि हो जाएगी। और उसके बाद 31 मार्च को इसमें आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, 31 को पेमेंट करेंगे, तो एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट या टू इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट DR टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, कितने से, अब ये अमाउंट होगी आपकी कितने से, 9,000 रुपए से, है ना। अब ये 9,000 है वो आपका प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है। जब अपन एंट्री करेंगे इसका समायोजन, जब अपन एंट्री करेंगे तो आपका जो P&L अकाउंट है, P&L अकाउंट में टोटल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल लिखेंगे टू साइड में, यानी डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम, और उस लिखेंगे 12,000, उसमें से लेस करेंगे, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000, तो अपने पास उस वित्तीय वर्ष का कितने बचेगा, 3,000 बचेगा, उसको दिखाएंगे। और फिर ये प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है वो 9,000 है, वो आपके चिट्ठे में संपत्ति के रूप में काम करेगा। तो इसमें एंट्री क्या होती है, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये तो प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड रेंट भी हो सकता है, प्रीपेड सैलरी भी हो सकती है ना, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो मैंने एक प्रीमियम का उदाहरण बताया है, ये नहीं है कि भाई प्रीमियम ही प्रीपेड रहेगा, है ना, प्रीपेड कुछ भी हो सकता है, हो सकता है। तो अभी तक आपका पे नहीं हुआ है, ड्यू नहीं हुआ है, लेकिन उसको आपने पहले भुगतान कर दिया है, तो उसका समायोजन अपने को ध्यान में रखना है। समायोजन महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ प्रीपेड है, एक्रूड है, अनअर्न्ड है, आउटस्टैंडिंग है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है ना, ये सारे आपके महत्वपूर्ण समायोजन है, इनको अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो समायोजन कहाँ हो जाएगा, इसका समायोजन P&L के डेबिट साइड में जो आपकी 12,000 है उसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस 9,000 घटेगी, तो 3,000 बचेगी, और फिर ये प्रीपेड इंश्योरेंस है आपको चिट्ठे के असेट साइड में आपको दिखाना होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सारी क्लियर है या नहीं बताओ, सारी चीज क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। बढ़े आगे देखते हैं एक और महत्वपूर्ण समायोजन, समायोजन नंबर 3,
स्थायी संपत्तियों पर मूल्य ह्रास, है ना, जो आपकी फिक्स असेट्स होती है उन पे क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स, है ना। मूल्य ह्रास, वैसे तो आप सब जानते हैं कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है वो मूल्य ह्रास से रिलेटेड है, और उसमें भी ये कहा जाता है कि भाई संपत्तियों का निरंतर प्रयोग करने से उसके मूल्य में जो कमी आती है उसको अपन क्या कहते हैं, मूल्य ह्रास कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या आता है कि स्थायी संपत्तियों की ह्रास योग्य लागत का वह भाग जो एक विशेष लेखांकन वर्ष को आवंटित होता है वह मूल्य ह्रास कहलाता है। यानी विशेष लेखांकन वर्ष को मतलब कि भाई इसमें विधियां होती है, क्रमागत विधि है ना, आपकी स्थायी की किस्त विधि है ना, इसके बाद आपकी जो यूं कहेंगे घटते हुए शेष विधि है। ये जो विधियां उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या लगाना होता है, डेप्रिसिएशन लगाना होता है, मूल्य ह्रास लगाना होता है। तो उस मूल्य ह्रास में क्या होता है, वो मूल्य ह्रास एक वित्तीय वर्ष का होता है ना। ये नहीं है कि भाई पूरी साल का अपन ने एक साथ लगा दिया, नहीं, इस साल अपने को कितना लगाना है, 5% लगाना है, 10% लगाना है, तो वो ह्रास है वो लगाया जाता है ना। ऐसा करने से संपत्ति का जो मूल्य वो वास्तव में कम होता है, और एक समय बाद इसमें डेप्रिसिएशन में दो तरीके होते हैं, एक तो सीधा मूल्य ह्रास लगाया जाता है जो लाभों को कम करता है, और दूसरा एक प्रोविजन बनाया जाता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, है ना। मूल्य ह्रास के लिए आयोजन बनाए जाते हैं, तो जो राशि लाभ में से कम होती है उसको आयोजन में ट्रांसफर कर दी जाती है, और एक निश्चित समय के बाद जब उस मशीन को, उस संपत्ति को रिप्लेस किया जाता है तो वो राशि वहां से काम में ले ली जाती है। ठीक है यार, तो समझ गए मेरी बात कि स्थायी संपत्तियों का ह्रास है वो एक विशेष लेखांकन वर्ष से रिलेटेड होता है, इसलिए उसमें मूल्य ह्रास काम में लिया जाता है। स्थायी संपत्तियों के निरंतर उपयोग करने से तथा बाजार में नई तकनीक आने से विद्यमान संपत्ति के मूल्य में गिरावट आती है ना। अब ये चीज आप भी जानते हो कि भाई कोई भी अपनी स्थायी संपत्ति है, गाड़ी है, कोई मकान है ना, कोई बिल्डिंग है, कोई प्लांट है, कोई फर्नीचर है ना, ये सारी स्थायी संपत्ति है, और इनका अपन क्या करेंगे, निरंतर प्रयोग करेंगे, लगातार प्रयोग करेंगे, तो लगातार प्रयोग करने से उसके मूल्य में क्या आएगी, कमी आएगी, और उस कमी को क्या कहते हैं, मूल्य ह्रास कहते हैं। कुछ ऐसा हो सकता है कि वर्तमान में आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी है बहुत गति से बदलती है ना, बड़ी फास्ट है, वो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होता है, तो वो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होता है ना, तो उसके कारण भी मशीन है वो क्या हो जाती है, अप्रचलित हो जाती है ना, मशीन है वो अप्रचलित हो जाती है। आपने देखा होगा कि अपने पास है वो ऐसे साधन थे, है ना, जो ज्यादा बिजली कंज्यूम कर सकते, जैसे अपन लाइट की बात करें तो अपने पास पहले जो बल्ब था वो 100 वाट का होता था, फिर ट्यूबलाइट आई जो 40 वाट की हुई, और आजकल जो एलईडी आ रही है ना, वो जो आपकी 15 वाट है, 10 वाट है, 6 वाट है, 3 वाट है, उसमें भी अपने पास सारी बढ़िया लाइट दिखती है ना। तो उसमें सुधार हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। पंखे के बारे में पंखे, कूलर आपके पहले हेवी आती थी, तो धीरे धीरे उन पे टेक्नोलॉजी में सुधार होता है। उसी प्रकार जो कंपनीज होती हैं उनमें जो मशीनें होती हैं उनमें लगातार अपग्रेडेशन होता रहता है। इस वजह से जो पुरानी मशीन है वो क्या हो जाती है, अप्रचलित हो जाती है। पुरानी मशीन क्या होती है, अप्रचलित, यानी बाहर हो जाती है, चलन से बाहर हो जाती है, क्योंकि उसको अपन उसका खर्चा ज्यादा होगा, है ना। इसके अलावा हो सकता है कि भाई वो बिजली वगैरह ज्यादा खाए, है ना, किसी भी कारण से उस पर कॉस्ट है वो बढ़ रही है, तो उसको अपन कम करने के लिए नई टेक्नोलॉजी की मशीन है वो काम में लेते हैं, है ना। और इसी गिरावट की राशि को अपन क्या कहते हैं, मूल्य ह्रास कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसकी एंट्री अपने को ये ध्यान में रखना है, क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू फिक्स्ड असेट, जो भी असेट जिसका नाम आ जाएगा। डेप्रिसिएशन अपना खर्चा है, तो इसलिए अपन समस्त खर्चों क्या करते हैं, समस्त खर्चों क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और संपत्ति अपनी संपत्ति है, संपत्ति के लिए एक नियम है कि अगर आपकी संपत्तियों में वृद्धि होती है तो डेबिट करेंगे, और कमी होती है तो क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर इतना डेप्रिसिएशन लग गया, इसका मतलब इतने से ये मशीन है वो कम हो जाएगी, तो इसलिए अपन क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू फिक्स असेट्स अकाउंट इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। बढ़े आगे आता पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। पूंजी पर ब्याज है वो एक कंपनी के लिए क्या होती है, क्या होती है, खर्चे के रूप में होती है, क्योंकि जो
जो साझेदार अतिरिक्त पूंजी लाके देता है उसको, उस फर्म को उस पूंजी पर ब्याज है वो चुकाना पड़ता है, तो एक तरीके से खर्चा होता है ना। तो इस खर्चे को अपने को ध्यान में होना चाहिए। पूंजी पर ब्याज है, अगर ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपका ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड लिखा जाएगा। अगर अपन उसे P&L में दिखाएंगे तो P&L के टू साइड में, है ना, यानी डेबिट साइड होगा उसमें लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर इसका समायोजन कहाँ होगा? बैलेंस शीट में होगा। तो बैलेंस शीट में कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जो आपकी कैपिटल होगी उसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे या लेस करेंगे? उसमें क्या करेंगे? पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज है उसको उसमें शो किया जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो उसमें उस पूंजी पर ब्याज है ना, पूंजी पर ब्याज है वो फर्म के लिए खर्चा है ना, लेकिन उस साझेदार की पूंजी बढ़ जाती है तो इस वजह से उसमें अपने को ध्यान में रखना है, ऐड करेंगे, है ना। तो उसके कई जगह अपने को समायोजन करते हुए चलना पड़ता है। देखो इसमें क्या होता है कि व्यवसाय के स्वामी द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज की गणना करके उसको में समायोजन करना चाहिए। पूंजी पर ब्याज की गणना क्यों की जाती है? क्योंकि आपकी जो पृथक अस्तित्व की अवधारणा है ना, पृथक अस्तित्व की अवधारणा कह दो या व्यवसायिक इकाई की अवधारणा कह दो, सत्ता की अवधारणा कह दो, उनके अनुसार व्यापार और व्यापार का अलग अलग होते हैं। इस वजह से अपने को पूंजी पर ब्याज लगाना चाहिए, है ना। अन्यथा व्यवसाय के सही लाभ की अपन गणना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर अपने जो साझेदार पूंजी लाकर देता है और उस पूंजी पर अपन ब्याज की कैलकुलेशन नहीं करते हैं तो वहां पर जो लाभ होगा वो सही नहीं होगा, है ना। क्योंकि हो सकता है कि 2 साल बाद में जो साझेदार है वो पूंजी पर ब्याज की मांग करे, उसको पीछे का चुकाना पड़े, तो उसका हिस्सा पहले था, अब अपने को यहाँ पे ऐड करना पड़ रहा है। तो इस वजह से अगर अपने को एक्चुअल में लाभ हानि की कैलकुलेशन करनी है तो अपने को पूंजी पर ब्याज है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। पूंजी पर ब्याज की व्यवसाय का खर्चा माना जाता है। पूंजी पर जो ब्याज होता है वो व्यवसाय के लिए खर्चा माना जाता है और उसे लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाना चाहिए। लाभ हानि खाते में और बैलेंस शीट की साइड में जो आपकी कैपिटल होगी उसमें ऐड करके दिखाना पड़ेगा और उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट या टू कैपिटल जाएगी, इंटरेस्ट या टू कैपिटल अकाउंट इसकी एंट्री होगी। पूंजी पर ब्याज है वो खर्चा है, समस्त खर्चे को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। कैपिटल व्यापार के लिए लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज में वृद्धि होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो अपने इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है साथियों, क्लियर है? अब मेरे हिसाब से आपको पूंजी पर ब्याज के बारे में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी देखो पूंजी पर ब्याज की गणना है, उसका जो प्रश्न आएगा वो कहां से आएगा? पार्टनरशिप से, है ना, क्योंकि पार्टनरशिप में वहां पर पूंजी पर ब्याज की गणना की स्पष्ट जो शर्तें हैं वो दे रखी है। क्यों? क्योंकि हमेशा एक चीज कंफ्यूज करती है कि हमेशा जो आपकी प्रारंभिक पूंजी होती है उसी पर ब्याज की गणना होती है, क्लोजिंग कैपिटल पे ब्याज की गणना नहीं होती है, ओपनिंग कैपिटल पर ब्याज की गणना होती है। तो इससे प्रश्न इसलिए बनने की संभावना है क्योंकि आपके दिमाग में ये रहता है कि हमेशा क्या होगा भाई, पूंजी पर ब्याज की गणना करनी है तो कर दोगे, लेकिन नहीं, हमेशा पूंजी पर ब्याज की गणना है वो प्रारंभिक कैपिटल पे होगी, जो ओपनिंग कैपिटल होगी उस पे होगी। अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हुई है तो हमें ओपनिंग कैपिटल है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तब अपना आंसर है वो सही आएगा। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखते हैं विक्रय कर व आयकर। विक्रय कर व आयकर यानी एक तो सेल्स टैक्स होता है और एक इनकम टैक्स होता है। सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स है के भी समायोजन अपने को करने होते हैं, क्योंकि विक्रय कर लगता है जो माल आपने बेचा है उस पे लगता है, और इनकम टैक्स लगता है जो लाभ आपने कमाया है, जो आपकी इनकम है उस पे आपका क्या लगता है? इनकम टैक्स है ना। इसमें क्या है कि विक्रय कर विक्रय पर लगता है ना, सीधी सी बात है। जो आपका सेल्स टैक्स है वो किस पे लगेगा? सेल्स पे लगता है ना। व्यवसायी विक्रय कर ग्राहकों से वसूल कर सरकार को भुगतान करता है। अब विक्रय कर है उसमें व्यापारी का रोल इतना सा है कि वो ग्राहक से सेल्स टैक्स वसूल करेगा
और उसको वो सेल्स टैक्स है वो सरकार के खाते में जमा करवाना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो उस पे आता MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। ये उस वस्तु का अधिकतम खुदरा मूल्य है और उसमें क्या होता है जो आपका टैक्स है वो ऐड होता है, सेल्स टैक्स ऐड होता है ना। और साथ में लिखा होता है इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, उसमें टैक्स सारे ऐड होते हैं। तो टैक्स सारे हैं वो टैक्स चुकाया किसने है, चुकाया किसने है, ग्राहक ने, और वो मिलेगा किसको, सरकार को। इसलिए इसको यह भी ध्यान रखना ये आपका अप्रत्यक्ष कर है उसकी श्रेणी में आता है ना। अप्रत्यक्ष कर है यानी इनडायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आता है, क्योंकि प्रत्यक्ष टैक्स वो होता है जिसमें कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पे होता है ना, और अप्रत्यक्ष वो होता है जिसमें कराघात और करापात अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। सेल्स टैक्स लगाया सरकार ने उस विक्रेता पर, विक्रेता ने वसूल किया ग्राहकों से और वो दिया जा रहा है सरकार को, है ना। तो ये टैक्स है जो आपका सेल्स टैक्स होता है वो ग्राहकों से लिया जाता है और सरकार को भुगतान किया जाता है। व्यवसाय की सिर्फ अर्थव्यवस्था की भूमिका होती है। विक्रय के समय संग्रहित किया गया विक्रय कर का लेखा एक अलग पृथक खाता जिसे अपन क्या नाम देंगे, सेल्स टैक्स पेबल अकाउंट में लिखा जाता है या उसमें किया जाता है। तथा विक्रय में शुद्ध विक्रय की राशि विक्रय कर रहित दर्शाई जाती है। तो ये हो गया आपका सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स। इनकम टैक्स है प्रॉपर जो लाभ होगा उस पर भुगतान किया जाएगा। भाई कितना लाभ है वो आपने अर्जित किया, ठीक है। होगी बात, यहां तक होगी बात, है ना, समझ गए। इसकी कुछ एंट्री है उनको अपन देख लेते हैं। देखो ये एंट्री है, जब आप क्या करोगे, सेल्स टैक्स है प्राप्त करोगे तो एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स टैक्स पेबल या वेट पेबल अकाउंट, है ना। वर्तमान में क्या चलता है, वेट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स है वो लगता है। वेट वर्तमान में चल रहा है जो 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया गया, सॉरी ये तो जीएसटी है। 1 जुलाई 2017 से उसकी जगह क्या लागू कर दिया गया है, जीएसटी लागू कर दिया गया है। जो पहले वेट चलता था वैल्यू एडेड टैक्स से, उसकी जगह अब जीएसटी हो गया 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से क्या है आपका जीएसटी, ठीक है। इसके बाद सेल्स टैक्स पेबल अकाउंट या टू बैंक, ये अलग जो मैंने खाता बताया है कि अलग से खाता खोला जाएगा उसमें ये राशि जमा करवाई जाएगी। तो ये होगा सेल्स टैक्स पेबल अकाउंट या टू बैंक। इस खाते में ये राशि है वो जमा करवाई जाएगी, ठीक है। समझे मेरी बात, ओके। यहां तक बढ़े आगे, इसके कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं उनको भी अपन ध्यान में रख सकते हैं। ध्यान दे रखा है कि यदि पहला पॉइंट है, यदि समस्त विक्रय कर का भुगतान लेखांकन वर्ष में कर दिया जाता है तो अंतिम खातों में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके विक्रय कर है उनका भुगतान लेखांकन वर्ष में कर दिया जाता है तो अंतिम खाते जब तैयार करते हैं तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किंतु यदि आंशिक विक्रय कर का भुगतान यानी आधा पर्दा भुगतान किया जाता है तो उसे सेल्स टैक्स पेबल अकाउंट के शेष को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में है वो दिखाया जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है, इंपोर्टेंट पॉइंट है कि अगर सेल्स टैक्स की राशि एक वित्तीय वर्ष की है वो सारी प्राप्त हो जाती है, पूरी कंपनी प्राप्त हो जाती है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आंशिक विक्रय कर यानी आधा आपको प्राप्त हुआ आधा प्राप्त नहीं हुआ है तो जो नहीं प्राप्त हुआ ना वो आपको सेल्स टैक्स पेबल अकाउंट को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में यानी जो बैलेंस शीट होती है उसके लायबिलिटी साइड में आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। ये अपने को ध्यान में रखना। दूसरा पॉइंट क्या है कि व्यापारिक खाते में विक्रय सदैव विक्रय कर रहित दिखाया जाता है ना। जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट के टू साइड में अपन क्या दिखाते हैं, सेल्स दिखाते हैं, है ना। लेकिन वो सेल्स हमेशा ध्यान रखना उसमें सेल्स टैक्स शामिल नहीं होता है, वो विक्रय कर रहित ही होता है, सहित नहीं होता। ये अपने रखना है।
जानते हो आप कहाँ बनता है, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट वाली डिटेल है वो जब अपन देखते हैं बाई क्रेडिट साइड में जो आपका सेल्स होता है उसमें सेल्स टैक्स है वो शामिल नहीं होता। बढ़े आगे, तीसरा पॉइंट, यदि तलपट में सेल्स टैक्सेबल अकाउंट तथा सेल्स टैक्स पेड अकाउंट दोनों दर्शाया गया है तो चिट्ठे में सेल्स टैक्स पेबल अकाउंट के शेष में से सेल्स टैक्स पेड अकाउंट के शेष को घटाकर दिखाया जाता है। ये तो होगा आपका पेबल वाला और ये सेल्स टैक्स पेड आपने चुका दिया। तो तलपट में अपने पास दोनों है, कौन सा, सेल्स टैक्स पेबल और पेड दोनों है। तो जब चिट्ठा तैयार करते हैं तो चिट्ठे में अपने को सेल्स टैक्स पेबल है उसमें से सेल्स टैक्स पेड है वो लेस करके दिखाना है ना, क्योंकि वो पेड का मतलब क्या हो गया, अपने ये राशि चुका दी है, इतनी चुका दी है, इतना अपना सेल्स टैक्स था, तो वो लेस करके चिट्ठे में दिखाना चिट्ठे के लायबिलिटी साइड में। ठीक है, हो गया यहाँ तक क्लियर। बढ़े आगे, विक्रय कर की समान ही मूल्य संवर्धित कर वेट का समायोजन है वो भी किया जाता है। वेट का जो समायोजन है किया जाता है, विक्रय करके समान ही, है ना, जो सेल्स टैक्स है उसके तरह ही आपका जो वैल्यू एडेड टैक्स है उसका समायोजन किया जाता है। वर्तमान में मैं बता दूं आपको, वैल्यू एडेड टैक्स के नाम के कोई भी टैक्स नहीं है, कि 1 जुलाई 2017 से गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी लागू कर दिया, जिसके आने के बाद एक देश एक कर है वो लागू हो, तो इसलिए अपने वेट है वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इसको अपने देखने की आवश्यकता नहीं है। पर इसकी फुल फॉर्म फिर भी आप ध्यान में रखेंगे, वैल्यू एडेड टैक्स है वो आपका पहले पुराना टैक्स होता था और अप्रत्यक्ष कर में ही आता है ये भी, है ना, जिस प्रकार जीएसटी है वो आपका अप्रत्यक्ष में आता है उसी प्रकार वेट भी आपका अप्रत्यक्ष की श्रेणी में ही। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। आगे देखते हैं आयकर की कटौती, इनकम टैक्स डिडक्शन, है ना, यदि व्यापारी के यहाँ कार्यरत कर्मचारी को दिया जाने वाला वार्षिक वेतन न्यूनतम कर योग्य सीमा से ज्यादा, तो व्यापारी का कर्तव्य है कि वह अपने वेतन में से आयकर की कटौती करके आयकर विभाग में जमा। ये सूचना आती है आपकी AS 26, है ना, जो AS यानी फॉर्म 26 आता है ना, AS नहीं, फॉर्म 26 आता है कि वैसे उसको AS ही कहते हैं, फॉर्म 26 आता है। आपकी जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की राशि है, जैसे आप काम कर रहे हो, जिस जगह आप काम कर रहे हो उनकी ये ड्यूटी है कि प्रत्येक 3 माह के आधार पर, है ना, कटेगा आपका टैक्स हर माह और प्रत्येक 3 माह के आधार पर आपका टैक्स है वो जमा करवाए, उसकी कटौती करे, है ना। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो गलत है, क्योंकि इंडिविजुअल व्यक्ति का जो टैक्स है तो यथा समय की जाती है, तो ये उसको हमेशा करनी चाहिए। ठीक है, इसकी एंट्री क्या होगी, वेतन का भुगतान करते समय, तो वेतन का भुगतान करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, सैलरीज अकाउंट या टू बैंक और टू इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी इसको क्या बोलते हैं, TD, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स करता है। तो जितनी आपकी वेतन है उसका आयकर के अकॉर्डिंग, भाई आयकर में अगर आप टैक्सेबल हो तो इसके अनुसार आपको टैक्स है वो करना चाहिए। और फिर ये जो राशि आपने काटी है उसको क्या करना है, आयकर की राशि आयकर विभाग के खाते में आपको जमा करनी है। तो इनकम टैक्स डिडक्ट सोर्स अकाउंट या टू क्या करना है, विक्रय कर और आयकर। अगर कोई क्वेश्चन चीज आपको अवश्य रूप से ध्यान में रखना, अपना जो टारगेट है, अपना जो उद्देश्य ये है कि कोई भी चीज अपने को छोड़नी नहीं है ना। 11वीं कहीं कोई दो राह नहीं है, 20 क्वेश्चन आपको देखने को, तो 20 क्वेश्चन में अपने को ये नहीं होना कि भाई ये चीज है वो रह गई है ना। 11वीं 12वीं को अपने सही तरीके से समझ लिया तो फिर कहीं, चाहे आपकी इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपकी बिजनेस हो और चाहे अकाउंटेंसी हो, तीनों सब्जेक्टों में 11वीं 12वीं महत्वपूर्ण है। और इसलिए भी है क्योंकि कोई भी साथी है जो या तो खुद पढ़ रहा है या किसी स्कूल में पढ़ा, तो निश्चित रूप से उसका 11वीं और 12वीं की जो क्लासेस निश्चित रूप
से वो सारे वो भी क्लियर हो जाए। फिर कि भाई अपन ने ये चीज़ है वो छोड़ दी है ना, तो ये अपने को देखते हुए तैयारी करनी है बढ़िया नंबरों से अपने को। और ये चीज़ अगर आप चाहते हो तो लगातार करते रहो। साथ में अगर फिर भी कोई आपके कोई डाउट हो, कोई संशय हो, तो ज़रूर आप कमेंट करें, हम उसकी जो रिप्लाई है वो ज़रूर आपको देंगे। आपका जो सहयोग हमारे प्रति बना हुआ है उसको हम कभी भी असहयोग नहीं देंगे, है ना। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स रिलेटेड काम करना है। कॉमर्स रिलेटेड जो जॉब्स हैं उनके जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहुंचाना है। तो इसी के साथ हमें मोटिवेट करें, लगातार हमारे इसी आशा और विश्वास के साथ ही मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।